that we make is based on hunch, है ना, or just common sense, or just our mind which thinks superficially. मतलब if we'll go in a approach or methodological way, we might lead to have a good decision. ठीक है, तो वैसे मतलब जनरली हमारा क्या होता है, हम जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. ऑफ कोर्स उस जल्दी में भी आपने कोई अप्रोच लगाया है, बट दैट माइट नॉट बी साइंटिफिक अप्रोच. तो क्या होता है, जैसे आपने अचानक 4 ऑप्शंस है, एक ले लिया, या फिर आपको कुछ करना है, आप एक कुछ होता है आपका रिग्रेशन का पैटर्न होता है कि आपकी जो नेचुरल हैबिट होती है उस हैबिट के हिसाब से आप उसी पैटर्न के हिसाब से आप एक डिसीजन ले लेते हो. बट अगर आप अप्रोच फॉलो करोगे तो हो सकता है उस पैटर्न को आप ब्रेक कर पाओ. ठीक है, तो बेसिकली नहीं होता है, कई लोगों का डिसीजन बहुत ऑब्वियस होता है या बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग ऑन एनी अप्रोच, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर इंस्टिंक्ट जो डेवलप हो चुका है. तो यहाँ पे कई बार तुमने देखा होगा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में ये वाली गलती भी कर रहे होगे तुम लोग, कि आप अपने इंस्टिंक्ट से फटाक से कोई डिसीजन लेते हो एंड देन यू फाइंड कि अरे जो एक्सप्लेनेशन है व्हिच इज बेसिकली मोर मैथोलॉजिकल एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रू. तो ऐसी गलती भी आप लोगों से हो रही होगी. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में विल बी लर्निंग थ्रू सम ऑफ द अप्रोचेज व्हिच इज फेमस और व्हिच इज वेल डिफाइंड, व्हिच इज साइंटिफिकली डिफाइंड और डिस्कस्ड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो उस पे हम कुछ डिसीजन करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट let's go to the next slides. And again, there are multiple approaches and making decisions, but basically there are 5 main approaches for making decisions, way or type of thinking for making decisions. तो अब एक करके हम उसको डील कर लेते हैं या समझा देते हैं तुम्हें. फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच. जितने भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं दे मस्ट बी नोइंग, और इवन नॉन इकोनॉमिक्स वाले जिन्होंने बीबीए किया हो या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट किया हो, उन्होंने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कैन यू टेल मी व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कोई है यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला जो ये बता सके कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आर्यन, चलो तुम बताओ, तुमने बीबीए किया है ना? ये नो सर, बीए, बट आई रिमेम्बर सर इसकी वैसे मतलब मुझे ये याद था कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. बहुत हद तक ठीक याद है तुम्हें, बट अंडरस्टैंडिंग हमको लगता है थोड़ा कम होगा तुम्हारा. और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? सर जैसे हम अपनी जॉब छोड़ के एजुकेशन पढ़ने जाते हैं तो उस जॉब से जो सैलरी हमारी लूज होती जाती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगेन ठीक है, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है. सो बेसिकली अगर हम जैसे जनरली जब हम कॉस्ट बोलते हैं तो एक इसके कई बात होती है. जैसे कॉस्ट का मतलब व्हाट एवर मनी दैट यू आर स्पेंडिंग इज ऑल्सो अ कॉस्ट. एंड कई बार कॉस्ट वो भी होता है व्हाट एवर मनी दैट यू आर लूजिंग इज ऑल्सो अ कॉस्ट. जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लो क्वालिटी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ लो क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है क्वालिटी कम कर देते हो या कम क्वालिटी में बेचते हो, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू convince less people to buy it, and you will not have the brand loyalty, and ultimately in next revenue cycle you will be losing 4 crore. So this 4 crore is the cost of low quality. So whatever the money you lose is also the cost, and whatever money that you invest, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मतलब कि जितना आप क्वालिटी जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हो, दैट अगेन इज द कॉस्ट. सिमिलरली मतलब मेरा पॉइंट यहाँ ये था कि कॉस्ट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. ऐसा ये नहीं कि जो आप खर्च करते हो वही कॉस्ट है. तो सिमिलरली इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द कॉस्ट दैट इनकर्स or that basically we suffer as an expenditure or anything. Cost is basically the benefits from the second next alternative. तो जब सेकंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव की बात करते हैं, जैसे मान लो कि राइट नाउ जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट है, अब उसके पास ये है कि वो जॉब करे कोई, है ना. सेकंड ऑप्शन ये है कि वो बाहर कहीं पढ़ने जाए, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, ये इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़े, एमबीए पढ़े, नॉन एमबीए कोर्स करे. ऐसे जब ऐसे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं आपके डिसीजंस के, ऐसे सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड वैलिड होता है. बट अगेन द पॉइंट इज नॉट एवरी टाइम all the returns that we expect from all these 5 processes is not the same for everyone. ये बहुत सब्जेक्टिव है. तो सब्जेक्टिव है तो आपने जैसे मान लो कि फॉर इंडिविजुअल इसके लिए क्या है कि जॉब किसी को 10,000 की भी नहीं मिलती और किसी को 25,000 35,000 की मिलती है.
तो ऐसे करके आप सबका रिटर्न लिख के आप बेसिकली क्या करते हो, और कुछ नहीं करते, आपका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, वो आप सेलेक्ट करते हो। जैसे लेट्स से यू आर ऑप्टिंग एमबीए टू डू, तो आप इसके बाद जो मार्किंग कर रहे हो, जैसे मान लो इसको आपने 1 मार्किंग किया और इसको आपने 2 किया, तो ये जो मार्किंग किया, जो सेकंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव है, इसके जो भी एडवांटेजेस है, दैट इज योर क्लियर कट कॉस्ट विथ दिस डिसीजन। मतलब बाय टेकिंग दिस डिसीजन यू आर लूजिंग दिस, है ना, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं होता तो आप सेकंड वाला लेते। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड जो है वो तब अप्लाई होता है जब आपके पास थोड़ा क्वांटिफाइबल रिटर्न हो, एंड एट द सेम टाइम, और नॉन क्वांटिफाइबल भी रिटर्न हो, तो एटलीस्ट यू कैन डिफाइन योर रिटर्न, है ना, इवन इन वर्ड्स। और फिर आप देखते हो कि जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हो एज एन इंडिविजुअल, जो आपका हंक या आपका जो कॉमन सेंस बोलता है, ऐसा तो नहीं जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है उससे उसमें हम कुछ ज्यादा ही लूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारी आंखें जो है वो ब्लाइंड हो जाती है व्हेन वी पिक आवर बेस्ट डिसीजन। हम दूसरे पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, थोड़ा बायस हो जाते हैं। ये पूरे जो डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस हैं जो भी हम पढ़ेंगे, वो बेसिकली आपके बायसनेस को भी कम करता है, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी के या हिस्ट्री का या नेचर का जो वो है इंटरफेरेंस है, वो भी कम करता है। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन वी हैव मल्टीपल डिसीजन ऑप्शंस और वी टेंड टू पिक वन ऑफ देम, और अगर हम मार्क करें तो 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। तो सेकंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव से जो बेनिफिट है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप सीधा सीधा मतलब लिख सकते हो बेनिफिट फ्रॉम सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। I'll be very concise, है ना, उसमें हम बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, that's a subjectual knowledge, बट डिसीजन मेकिंग में आप ऐसा अप्रोच रख सकते हो। इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच, इस पे एक बहुत सिंपल सा कहानी अगर हम तुम्हें सुनाए, है ना, यूजुअली आई यूज्ड टू आस्क पीपल आल्सो इन बिटवीन। तो जैसे मान लो कि एक पार्क में आप टहल रहे हो, ठीक है, एक पार्क में आप टहल रहे हो और आप चलते चलते आपको नीचे जो है 100 रुपए का नोट दिखता है। सो व्हाट विल यू डू? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या करोगे, बताओ अदिति। आप पार्क में गए, 100 रुपए का नोट दिखा, क्या करोगे? हम्म? सर उसको अदिति, उठाए सर उसको उठा के देखेंगे, अगर आसपास किसी का गिरा हो तो, कोई खोज रहा है तो। ठीक है, तुम बहुत ईमानदार हो, ठीक है, चलो ओके। तो ये एक अदिति का है। फिर मान लो अदिति तुम ही, अगर अगर आप चलते हुए जा रहे हो एंड फॉरगेट द फर्स्ट केस, नाउ यू आर फाइंडिंग 2000 रुपीज केस नोट, तब क्या करोगे? बताओ। अगर किसी का नहीं हुआ तो हम ही रख लेंगे। मतलब आखिर 2000 में थोड़ा तो चेंज होगा ना तुम्हारी एक्टिविटीज में, यस सर। है ना। 100 रुपया दो, अगर मान लो आप चलते गए और 2000 रुपीज का बंडल रखा हो पूरा, है ना, कंप्लीट बंडल, फिर क्या करोगे? फिर पता नहीं, कभी मिला नहीं तो। पता नहीं, मतलब तुम बिल्कुल लॉस्ट हो जाओगे क्या, सपने में आ गया क्या कि पता ही नहीं चला क्या? पॉइंट ये है कि मतलब अगर अगर मान लो कि जो नॉर्मल पब्लिक से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट क्या करते हो कि 2000 का नोट देखेगा तो वो पहले चारों तरफ देख लेगा, कोई नहीं होगा तो पॉकेट से कुछ गिरा देगा कि हम उठाए, लोगों को ये ना लगे रुमाल वगैरह गिरा दिया, रुमाल के साथ उठा लिया। सो पॉइंट इज कि विथ 100 रुपीज नोट, 2000 रुपीज नोट एंड विद द बंडल, इन ऑल थ्री केसेस इंसेंटिव जो आपका उठाने का है, अल्टीमेटली पैसा तुम तीनों केस में उठा रहे हो, तो उठाने का जो इंसेंटिव है इट्स डिफरेंट, एंड दैट्स हाउ व्हाई योर एक्टिविटीज विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो इंसेंटिव डज मैटर ऑन योर एक्टिविटीज, और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू यूज इन एचआर। आप देखे होंगे कि जैसे कई टीचर का कंप्लेन होता है कि जैसे मान लो कि बोलते हैं कि अरे बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर इवन इवन जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि तुमसे कुछ काम कराएं, ठीक है, तो जैसे अगर तुमसे हम बोलते हैं कि बेटा ये सीट कर लो, या ये एक्सरसाइज कर लो, या जैट के लिए हम तुम्हें
मोटिवेट करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से तुम कर रहे हो, so I have to show you some incentives that you can get or that you will get after doing this, है ना। तो incentives के बेस पे people tends to react differently, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, एंड ऐसा भी नहीं कि इंसेंटिव जो है वो पॉजिटिव इंसेंटिव भी हो, नेगेटिव इंसेंटिव भी होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में मिठाई का डब्बा रखा हुआ है कहीं पे, है ना, और एक छोटा बच्चा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है। अब वो उस मिठाई का डब्बा खोल के नहीं खा रहा है, क्यों? बिकॉज ही नोज कि इफ आई ईट दैट मिठाई एंड उसकी मम्मी अगर पकड़ेगी तो उसको पीटेगी। तो वो जो पिटाई है वो एक नेगेटिव इंसेंटिव की तरह जो है उसको दिखता है। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंसेंटिव ही इंसेंटिव होता है, नेगेटिव इंसेंटिव भी होता है। तो एक 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 किताब है, अगर आप लोग कभी मौका मिले तो पढ़ना उसको, है ना, विच सेज फ्रीकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फ्रीकोनॉमिक्स में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंसेंटिव्स के ऊपर बात की गई है कि हाउ इंसेंटिव्स हैज basically changed the people's behavior, or how do we make decision on the basis of incentive approach. So one of the example I'll be giving you from the same book, है ना। जैसे मान लो कि एक 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 क्रेच हाउस, क्रेच बोलते हैं ना जहाँ पे बच्चों को रख के जाते हैं पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। यस सर। क्रैश तो क्या बोलते हैं? क्रैश। चलो इस प्रोनाउंसिएशन पे तो मैं नहीं जाऊंगा, बिहार से हूँ मैं तो गलत बोल सकता हूँ, मेरा राइट है, ठीक है। तो क्रेश हाउस जो है ऐसा एक था यूएस में, एंड वहाँ पे जो पेरेंट्स होते थे वो जनरली बहुत लेट कर रहे होते थे। मतलब जैसे मान लो 5 बजे का टाइम है तो कोई 5:30, कोई 6 ऐसा कुछ आ रहा था। एंड द मैनेजमेंट वाज लाइक दे वर विलिंग कि नहीं भाई पेरेंट्स जल्दी आ जाए और टाइम से लेके जाए बच्चे को। दे टुक अ मीटिंग एंड दे वर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन। तो इस मोमेंट पे अगर आपसे पूछा जाए, है ना, आई विल आस्क महक ओनली, महक बताओ अगर ऐसे मोमेंट पे पूछा जाए तो क्या डिसीजन लोगे तुम? तो क्या पूछा जाए? मतलब यहाँ पे डिसीजन ये है कि लोग लेट ना करें, टाइम से आए और अपने बच्चों को लेके जाएं, है ना। बट दे वर गेटिंग लेट, 5:30, 6:30 ऐसा हो रहा था। तो क्या डिसीजन लोगे तुम? और सब मतलब ऐसे अगर पेरेंट्स को बोल दे क्रैश फैसिलिटी तब बंद ही हो जाती है और मतलब कोई देखने वाला नहीं होगा तो आई थिंक पेरेंट्स जल्दी आएंगे। या फिर मतलब अगर उनको करना है तो बंद होने से पहले उनको मैसेज भेज सकते कि बंद होने वाला, अपना बच्चा लेके जाओ। मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अब अगर। बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मतलब इसमें एग्जांपल ये था, चलो तुमने तुमने तो एक अलग तरह का दिया अप्रोच, बट बहुत सारे लोगों का जिनका जो इंसेंटिव इज लार्जली मॉनेटरी, तो वो सजेस्ट करते हैं कि फाइन लगाओ, ठीक है। तो द क्रिस जो है उसने वो फाइन का डिसीजन लिया, एंड फाइन इज एन नेगेटिव इंसेंटिव दैट यू थॉट कि नेगेटिव इंसेंटिव देंगे तो लोग अवॉइड करेंगे लेट होने से। सो व्हेन दे अप्लाइड द फाइन ऑन द वो लेट वाला, तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पेरेंट्स जो लेट हो रहे थे वो तो बहुत कम हो गए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ टाइम जो लेट हो रहा था वो बढ़ गया, जो लेट हो रहे थे। जैसे मान लो कि कोई 45 मिनट लेट होने वाला था, नाउ विल से कि अरे 1 घंटे का फाइन देना है ना, चलो 1 घंटे लेट हो जाते हैं, या चलो 2 घंटे लेट हो जाते हैं, वो ध्यान तो रखेंगे ही। सो मतलब दे took the fine as a positive incentive to be more late. तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है लेट होना कम कर दिए, बट बहुत कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लेट तो हो रहे थे बट वो ज्यादा टाइम के लिए लेट होने लगे। तो नंबर ऑफ लेट कमर्स रिड्यूस हो गया, बट अमाउंट ऑफ टाइम और एवरेज टाइम टू क्लोज द क्रेच वो बढ़ गया। तो मेरा यहाँ पे ये बस ये पॉइंट था कि मेनी ऑफ द टाइम व्हेन वी थिंक कि वी आर गिविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव टू मेक समवन डू दैट, माइट गो रॉन्ग। ऐसा उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है किताब में कि जैसे मान लो कि यूएस में क्या हुआ, ये मतलब, हाँ क्या बोल रही हो? मैं बोल रही थी कि ऐसी सिचुएशन में वो फैक्टर हो सकता है ना कि जैसे लोग अगर जैसे जब मैं कॉलेज स्कूल में थी तो हमने ऐसे पढ़ा था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो अगर कुछ जो लोग जैसे होते हैं कंपनी में जिनको खुद ही मतलब अचीव करना अच्छा लगता है तो उनको आप इंसेंटिव ना भी दो तो चल जाता है, पर कुछ लोगों के लिए जैसे वो इंसेंटिव ड्रिवन होते हैं तो अगर आप उनको इंसेंटिव दोगे तो बेटर रहता है। तो आई थिंक इसमें वो फैक्टर भी प्ले करेगा ना, मतलब जो आपका ऑफ कोर्स, मतलब इंडिविजुअल। इंसेंटिव से इसके लिए तो बहुत आगे की पढ़ाई है, मतलब पूरा एचआर, आधी एचआर की जो कंपनसेशन है वो इस पे बेस्ड होता है। सो हाउ डू यू डिवाइस इंसेंटिव?
so that maximum people will perform well. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा था कि जो तुम बोल रहे हो ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि सिगरेट है, सिगरेट पे जो वो लगाती है गवर्नमेंट लगाती है, उसको हम बोलते हैं सिन टैक्स। सिगरेट पता ही होगा तुम्हें, सिगरेट पे अदर प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा टैक्स लगता है, और उस टैक्स को ज्यादा टैक्स को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं सिन टैक्स। बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू कर्व और रिड्यूस द सिगरेट कंजम्पशन। और तुमने देखा होगा कि सिगरेट की प्राइस भी बढ़ती जाती है और प्राइस के साथ साथ डिमांड भी बढ़ता जाता है। देयर इज नो डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सिगरेट। तो ऐसे केस में अगर मतलब मान लो कि एक अल्टरनेटिव और हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कोई बोले कि इफ विल नॉट इंक्रीज द टैक्स व्हिच वाज यू आर पुटिंग इट एज अ नेगेटिव इंसेंटिव, कि अगर आप ये करोगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब सिगरेट पियोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसके बजाय अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा प्रमोट करे और लोग ऐसा प्रमोट करें कि सिगरेट की जो कमाई है, जो इनकम है, दैट इज being used in terrorism activity or anti-national activity, so probably more people would like to leave the cigarette because of this. Point मेरा ये है यहाँ पे कि incentives को समझना, incentive को visualize करना, उसको प्रोसेस में लाना या उसको डिवाइस करना इज वेरी डिफरेंट, मतलब डिफरेंटली डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, इंटेंसिक एक्सटेंसिव मोटिव वगैरह को समझते हुए आपको करना चाहिए। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसमें किसी तरह की बात थी कि एक यूएस वालों ने क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो तुम्हें पता ही होगा जैसे इंडियन सिस्टम में भी अब आ गया कि एवरी क्लास इज अंडर अ क्लास टीचर, ठीक है। हर क्लास जैसे 5th A जो है इसका एक क्लास टीचर होते हैं, भले ही इसमें कई सारे टीचर्स पढ़ा, बट द एंटायर 5th A इज बीइंग डेल्ट विथ वन पर्टिकुलर पर्सन X। तो इसी तरह से अदर सेक्शन जो है वो अदर टीचर्स के अंडर में होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक डिवाइस किया कि जिस भी टीचर के जिस भी क्लास का रिजल्ट जो है इम्प्रूव होगा, दे विल गिव मोर सैलरी टू द पर्सन, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने लगाया एंड द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग। जिस क्लास का एवरेज जो है हर साल 5.8 के आसपास होता था, वो 7.38 ऐसे चला जाने लगा। एंड देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन द आउटपुट एंड एवरीवेयर लाइक एवरीवन वाज लाइक हैप्पी, और ये तो बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव अप्रोच दैट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। बट लेटर दे हैड दिस रिसर्च एंड फाउंड आउट कि जो बच्चे हैं जिनकी मार्किंग हो रही है, अगर उनके पर्टिकुलर आंसर शीट्स को दिखा जाए, so they are doing less number of easy questions and more number of difficult questions. That was very वो क्या बोलते हैं discrepancies और क्या बोलते हैं उसको, डाउटफुल था ऐसा कैसे हो रहा है कि आप इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, टफ क्वेश्चन कर रहे हो। एंड देन दे डिड सम मोर रिसर्च एंड दे फाउंड आउट कि नाउ टीचर हैव क्रिएटेड अ लॉबी एंड एक्स विल हेल्प वाई, वाई विल हेल्प जेड। तो और वो क्या करते थे, आराम से वो बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस जल्दी बता देते थे, जिससे कि उसमें मार्क्स भी ज्यादा रहे तो मिल जाए, है ना। और इससे क्या हुआ था कि ऑल ऑफ सडन दे हैड इंक्रीज द इंटायर क्लास, जो पिछले 8 सालों से 5.8 का एवरेज रख रही थी, ऑल ऑफ सडन उनकी एवरेज 7.3 हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए था, 7.3 तो फिर भी कम हुआ, मतलब 8 9 ऐसा कुछ हो गया। तो इस वजह से मतलब इंसेंटिव जो है, जो इंसेंटिव का वे डिवाइस किया गया था, दैट डिड नॉट वर्क वेल। तो इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच ये हुआ, और ये दिस हेल्प्स अ वेरी वो आप कभी नॉर्मल लाइफ में इसको यूज करने की कोशिश करना। जैसे आप लोग अपने भाई बहन से कुछ कराना चाहते हो, जैसे आपको चाहिए कि आप अपनी बहन से 1 गिलास पानी मंगवाना चाहते हो, तो ट्राई टू डिवाइस अ वेरी ऑप्टिमम इंसेंटिव सो दैट शी कैन गो एंड फेच वाटर फॉर यू। तो ये अगर ये तरीके से आप सोचना शुरू कर दो, हालांकि बहुत मैनिपुलेटिव वे होता है ना, इट्स वेरी मतलब हर आदमी को इंसेंटिव के नजरिए से देखना और हर आदमी के काम के इंसेंटिव के नजरिए से देखना अच्छी बात नहीं है। बट अगेन मतलब यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, है ना, अभी शुरू कर सकते हो तुम इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप क्या बोल रहे मैं इसमें ये भी तो होता है ना कि एक पॉइंट के बाद जैसे इंसेंटिव काम करना भी तो बंद कर देते हैं। हाँ, मतलब वो तो देखो अब यही ना कि जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था तो उसको भी तो हमने बहुत छोटे में डिस्कस किया ना, तो उसी तरह से इंसेंटिव्स को भी हम बहुत छोटे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि बट इट इज देयर, सो एवरीथिंग दैट वी डू इज बिकॉज ऑफ इंसेंटिव। जैसे आप लोग सब लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए सुन रहा हूँ, ऐसा इसलिए बिकॉज यू सी सम इंसेंटिव इन इट, अदरवाइज यू वुड हैव नॉट, है ना। आप बैठे हुए हो, खड़े हो, मार्केट जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो बेसिकली ह्यूमन माइंड्स थिंक्स इन टर्म ऑफ इंसेंटिव्स कि हम ये करेंगे तो क्या फायदा होगा। एंड द पीपल हु मेक डिसीजंस
people who make decisions which basically involved other people involvement in it, क्योंकि आप अकेले वो काम नहीं कर रहे हो, तो उनके इन्वॉल्वमेंट को एश्योर करने के लिए आपको इंसेंटिव डिवाइस करना पड़ेगा। तो अब उसकी क्या डिटेल है वो तो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा जब तुम ऐसे डिसीजन लेने शुरू करोगे, बट ये दिस इज द अप्रोच दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, ठीक है मैक, उस पे हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अप्रोचेस दैट वी फॉलो। ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज वेरी मच इकोनॉमिक अप्रोच, इकोनॉमिक नहीं मतलब इकोनॉमिक्स बेस्ड अप्रोच या डेटा बेस्ड अप्रोच है, जिसमें हम सारी डेटा लेकर वी डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो पहले तो ऐसे समझो कि मतलब मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि एक बंदा है ए, ठीक है, वो लॉटरी की टिकट लेने जाता है and the lottery ticket has some probability to win the lottery. So the most of the cases में, है ना, and he travels 10 kilometer or 5 kilometer to run the मतलब to go to the lottery place, और वहाँ पे वो लॉटरी की टिकट लेता है। तो अगर आप डेटा वाइज ध्यान दो तो यू विल फाइंड कि उसके लॉटरी में जीतने की और उसके एक्सीडेंट में मर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो शायद ज्यादा होगी लॉटरी पे जीतने से, बट नोबडी थिंक ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, वी थिंक ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ओनली। समझ आ रही बात? मतलब ये एग्जांपल बहुत एब्सर्ड एग्जांपल हो गया, बट ऐसे कई बार ऐसे केसेस आते हैं वेयर वी द डेटा डज नॉट सजेस्ट of that decision which we are basically we take on the basis of our assumptions or prejudice. तो जैसे मान लो कि एक इसमें अगेन यहाँ पे भी हम किताब सजेस्ट करेंगे। इन्होंने जब इकोनॉमिक्स लिखा, सेम राइटर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर, दे आल्सो रोट सुपर इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ सुपर इकोनॉमिक्स या ऐसा कुछ भेजा, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा नाम। तो उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के बारे में लिखा, एंड देयर वाज वन एग्जांपल व्हिच वाज देयर लाइक कि आपके घर में कोई दोस्त आता है एंड ही लिव्स नियर बाई, मतलब मान लो 2-3 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, और आपके यहाँ पार्टी होती है, सब लोग पीते हैं, एंड देन वो कार लेके आया हुआ है, तो जनरली मोस्टली आप थोड़ा ड्रंक है तो आप सजेस्ट करते हो कि गाड़ी छोड़ दे, है ना, पैदल चला जा, है ना, पास में ही है, प्रोबब्ली इस तरह का हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत हो। तो उसमें समझाया गया है कि अगर आप डेटा के बेस पे स्टडी करोगे तो एक्सीडेंट होना या फैटल एक्सीडेंट होना या फिर किसी तरह का लॉस होना पैदल में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है देन विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि जब डेटा सजेस्ट करता है कि आप ज्यादा टाइम तक आप रास्ते पे रहते हो एंड योर मतलब ऐसे तो सेफ दिखता है बट प्रोबेबिलिटी इज हाई टू गेट वो। तो ऐसे कई जगहों पे हम प्रोबेबिलिटी को और डेटा को इग्नोर करके हम जो प्रेजुडियूस बना हुआ है या फिर एक सोशल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, बट दे माइट नॉट बी राइट और गुड। तो इसीलिए जो दिस अप्रोच बेसिकली सेज कि आप डेटा लो, उसको अरेंज करो, उसको डिसीजन पे के हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिसाइड करो, उस हिसाब से आप इसको डिसीजन लो। और इसी का एक पार्ट है इकोनॉमिक अप्रोच, जो बेसिकली तब काम आता है जब आप लो रिस्क और लो एक्सपेंडिचर पे आप डिसीजन लेना चाहते हो। तो जैसे मान लो कि आपके 4 डिसीजन अप्रोचेस हैं, तो आप ये देखोगे कि सबसे कम खर्च कहाँ हो रहा है, हम वो वाला डिसीजन लेंगे। तो लो इकोनॉमिक, और भले ही उसमें कम रिटर्न हो बट रिस्क भी कम। तो ये भी कई लोगों का होता है, और कई कंपनी अपने कई सारे टाइम पे इकोनॉमिक अप्रोच से ज्यादा डिसीजन लेना चाहती है देन इसके रिवर्स में व्हाटएवर वर्ड यू कैन यूज, है ना। तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले से ज्यादा बेटर है कि आप लो रिस्क पे रखो, एटलीस्ट यू विल हैव अ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी। तो इकोनॉमिक अप्रोच इज वन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच वेयर वी बेसिकली डिस्क्रिप्टिव अप्रोच तो आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेने में वो होगा, यूजफुल होगा, बट इकोनॉमिक अप्रोच से इसकी फाइंड आउट द लीस्ट एक्सपेंडिचर बेस्ड डिसीजन एंड व्हिच आल्सो हैज वेरी लो रिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड। अगेन मतलब इससे पहले हम अभी बता ही रहे थे कि वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं तो बाद में हम उसमें प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, वेयर वी बेसिकली एनालाइज आवर decision on the basis of different outcome and what is the probability of those outcomes. तो ऐसा नहीं है कि आप जो है
अपनी डिसीजन का आउटकम जो है सिर्फ आपके डिसीजन के बेसिस पे है। जैसे मान लो कि एक ए और बी दो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी ए जो है वो स्ट्रेटजी A1, A2, B2, A2, A3 ऐसा लगा सकती है, एंड B1 कैन आल्सो पुट अ स्ट्रेटजी B1, B2, B3। तो ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न A1, A2 और A3 पे बेस्ड है, इज बेसिकली बेस्ड ऑन A1 और B1 अगर मिलेगा तो अलग रिजल्ट होगा, A1 और B2 मतलब आपकी स्ट्रेटजी और उसकी B2 स्ट्रेटजी अगर लगाता है तो अलग रिजल्ट होगा। तो हर बार प्रोबेबिलिटी पे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये B2 या B3 स्ट्रेटजी लेगा, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से सबका आप काउंट करके उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। मतलब मेरा पॉइंट यहाँ समझ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस अप्रोच वर्क्स इन दैट सिचुएशन वेरी वेल, जहाँ पे यू नो कि इट्स योर स्ट्रेटजी, योर आउटकम्स इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी, it is also based on what is the external situation or competitor situation। external situation जैसे बारिश होगी या नहीं होगी, तो जैसे आप घर से निकलते हो, है ना, तो आपने बोला कि हम छाता लेंगे, तो छाता लेना बेस्ट डिसीजन तब होगा जब बारिश हुई, नहीं बारिश हुई तो उतना अच्छा डिसीजन नहीं हुआ। बट अगेन सिंस प्रोबेबिलिटी इज हाई कि बारिश होगी तो आप छाता लेके चलना प्रेफर करते हो, देन प्रोबेबिलिटी इज लो कि बारिश कम चांसेस है तो आप छाता नहीं लेके चलना पसंद करते हो। ये बहुत जनरल स्ट्रक्चर था डिसीजन का, बट कई जगह पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड वी हैव मल्टीपल आउटकम्स और उसके हिसाब से वी डिसाइड कि व्हिच डिसीजन वी नीड टू टेक। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच हुआ, जहाँ पे वी नो कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और द एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वी टेक आवर डिसीजन स्टेप्स, है ना, क्योंकि यहाँ आउटकम जो है इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन योर अप्रोच और योर डिसीजन। ये गेम थ्योरी अप्रोच है, इसको इसमें बहुत चीजें पढ़नी है, इसमें बहुत चीजें आपको समझनी पड़ सकती है, बट आई विल बी टेकिंग अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ दैट, है ना, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस डिसीजन मेकिंग अप्रोच कैन आल्सो बी वेरी गुड अप्रोच, है ना। तो जैसे इसमें एक प्रिजनर्स डिलेमा करके एक बहुत फेमस एग्जांपल है, वो होगा कि यार यही होगा प्रिजनर्स डिलेमा। इसमें ऐसा एक सिचुएशन मानो कि दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों ने मिलकर चोरी किया है या मर्डर किया है, ठीक है, एंड पुलिस हैज डाउट ऑन बोथ ऑफ देम, बट अगेन देयर इज नो कंक्रीट प्रूफ ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, बट डाउट है, तो दोनों को पकड़ के दो डिफरेंट सेल में डालती है, ठीक है, दो डिफरेंट सेल में डालती है, ये ए और ये बी। अब बात समझो, अगर ए जो है एक्सेप्ट करता है और बी भी एक्सेप्ट करता है तो जेल होगी 5 साल की। ए एक्सेप्ट करता है, बी रिजेक्ट करता है उस आइडिया को, तो जेल होगी फिर अलग अलग जेल होगा, मतलब ये दोनों को 5-5 साल का जेल होगा। यहाँ पे ए जिसने एक्सेप्ट किया उसको बेसिकली अगर मान लो कि 3 साल का होता है, या मान लो कि थोड़ा एक्सेप्ट करता है और हेल्प करता है, कि यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ चलो एक्सेप्ट करता है तो 5 ही रहने देते हैं, 5 और इस रिजेक्ट किया इसको मान लो कि 15 साल का जेल हो जाता है, क्योंकि इसने मतलब क्राइम करके भी नकार दिया। बी रिजेक्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो ये भी 15 का ये और यहाँ 5, और दोनों ही रिजेक्ट करते हैं तो 0 ईयर, क्योंकि वही नहीं बना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पुलिस पूछती है ए और बी को, तो व्हाट डिसीजन दे शुड टेक, बताओ तो जरा सा। मतलब इंडिविजुअली ए को क्या लेना चाहिए, दोनों मिलके तो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, वरना दोनों मिलके लेते तो बोल देते कि भाई रिजेक्ट ही करना है, फिर एक भी दिन की सजा नहीं मिलती। इंडिविजुअली अगर किसी से पूछा जाए कि इंडिविजुअल में क्या डिसीजन बेस्ट डिसीजन होगा, तो क्या होगा बताओ। एक्सेप्ट करना चाहिए सर। ए एक्सेप्ट कर ले वो बेटर होगा। ए नहीं, ए बी और बी भी दोनों के लिए बोला जा रहा है कि मतलब हम दोनों को नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअली अगर दोनों सोचे तो एक्सेप्ट करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगा ना। तो पॉइंट ये कि जैसे ये प्रिजनर्स डिलेमा है, इसमें ये है कि जीरो सम गेम है, मतलब एक के एक्सेप्ट होने से दूसरा अपने आप ही कल्प्रिट हो जाएगा। तो इसी तरह से पॉइंट ये है कि ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जहाँ पे
आपको जीरो सम गेम हो जाता है या नॉन जीरो सम गेम होता है। जैसे इसमें एक वो है इक्विलिब्रियम, नास इक्विलिब्रियम है। ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच, लेकिन हम तुम्हें एक एग्जांपल बताते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे गेम थ्योरी में डेवलप होता है। जैसे मान लो कि एक इतना चौड़ा सी बीच है, ठीक है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड कभी कुछ बात हो जाए तो तुम बता सकते हो। तो नास इक्विलिब्रिया, अगर वर्ड देखो तो वर्ड क्या सजेस्ट करता है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस। बैलेंस। हाँ, बैलेंस की मतलब वहां से शिफ्ट होना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो वहां से उसको हटाना मुश्किल होता है, वो बहुत सेटल बैलेंस होता है। तो इक्विलिब्रियम का एक ऐसा, इसको डिफाइन करेंगे ना तो तुम देखना क्या डिफाइन, ये कि किसी भी गेम में देयर इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे कोई भी प्लेयर अपनी कोई भी स्ट्रेटजी चेंज कर ले, अपना आउटकम नहीं बढ़ा सकता। ध्यान सुन रहे हो क्या बोला मैं? इट्स अ गेम में एक ऐसा पॉइंट, तो अगेन गेम भी डिफाइन करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेटजी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। बट अभी फिलहाल इतना समझो कि एक गेम में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां पे अगर कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी को कुछ भी चेंज कर ले, ही कैन नॉट इंक्रीज हिज आउटकम। उस पॉइंट को हम नास इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बड़ा वो वेग सा लगता है अभी, बट तुम अगर इस सिचुएशन को समझोगे तो यू विल फाइंड कि इट्स वेरी ऑब्वियस। जैसे मान लो कि एक सी बीच है, ठीक है, सी बीच है और बहुत इरेगुलर सी बीच है, मतलब देर इज नो रेगुलर कस्टमर इन दैट और नो रेगुलर विजिटर इन दैट, एंड देर इज नो चॉइस ऑफ प्लेस इन इंटायर बीच। तो यहाँ पे एक वेलपुड़ी वाला लगाया और यहाँ पे एक वेलपुड़ी वाला लगाया, ठीक है, जस्ट टू keep themselves distant और there is no choice of quality of wall proof। मतलब इसे हम assume कर रहे हैं यहाँ पे, और हम तुम्हें इसलिए assume कर रहे हैं because I'll not bring a strategy of coming with high quality wall putty। सेम समझो कि प्रोडक्ट चॉइस सेम है, कस्टमर के ओरिएंटेशन सेम है, डायरेक्शन चॉइस है ना, बीच पे भीड़ यूनिफॉर्म है, हर चीज सेम है। तो इसमें क्या होता है कि अब एक लिमिटेड स्कोप हो गया स्ट्रेटजी का स्कोप क्या हुआ कि अभी क्या है कि आधे कस्टमर इस तरफ और आधे कस्टमर इस तरफ जा रहे हैं। इसमें इधर वाले ने क्या किया कि स्ट्रेटजी लगाया, वो अगले दिन क्या किया, थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे अपना ठेला लगा लिया। इससे क्या हुआ कि इसके इधर वाले तो इसी के पास आएंगे और इसका आधा का पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा, और आधे इधर और आधे इधर जाएंगे। तो फिर उस समय क्या होगा कि जब दूसरा वाला देखेगा कि अरे तुमने तो ज्यादा थोड़ा कस्टमर ले लिया, क्योंकि पहले आधा मिलता था, अब आधे से ज्यादा थोड़ा मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स से ही कम्स हियर, तो इसको इधर भी मिलने लगेगा और इधर का आधा भी मिलने लगेगा। तो इस तरह से अगर आप दोनों गेम में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, देयर इज वन स्ट्रेटजी जस्ट कि मूव द ठेला टू सेकंड प्लेस, और दोनों ऐसे करते करते दे बोथ केम टू दिस पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट, है ना, मिडिल वाले पॉइंट पे चले आए दोनों का ठेला। अब तुम सोचो यहां से अगर कोई भी थोड़ा भी शिफ्ट होगा ना, वो नुकसान ही करेगा, अपना फायदा नहीं करा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम यहाँ से शिफ्ट कर दें किसी को, मतलब किसी ने अपने स्ट्रेटजी लगाया कि हम यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, लेट्स से ये सेंटर पॉइंट है, किसी ने बोला यहाँ पे चले आते हैं, तो यहाँ पे चले आते तो बेसिकली इसको इधर का पूरा मिलेगा और इधर का भी तो थोड़ा बढ़ जाएगा ना, जो कि उसको हाफ पूरा मिल रहा था। तो द पॉइंट विच दे गॉट आफ्टर all these strategies from shifting little towards each other, so this point which they got in, this is called Nash equilibrium। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर बेसिकली। लेकिन मतलब हम इसको ऐसे समझे कि जब आप डिसीजन मेकिंग करने जाते हो, व्हेन यू ट्राई टू मेक अ डिसीजन, यू कैन पुट एन अप्रोच, पुट एन मेथड, पुट एन सब्जेक्चुअल फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप डिसीजन लेके एक बायसनेस हटा सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे मतलब होता क्या है कि एक तो बेसिक रीजन वो होते हैं, कानून या फिर तरीके होते हैं डिसीजन मेकिंग की, कि जैसे आप समझो वो वाली बात जिसको हम एग्जांपल कई बार देते हैं, कई सारी चीजों में, इंटरव्यू के टाइम में भी हम देंगे तुमसे ये वाला एग्जांपल। ये बचपन में हम लोग कहावत सुनते थे, जो वो बोलते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? Have you heard this? Yes, sir. हाँ,
तो ये इस पूरे उसमें शेर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपका पड़ोसी है, वो आपके घर आया, बोला कि हमको दूध चाहिए, उसको चाय बनाना है अपने घर पे, आप उसको खीर दे दोगे तो कैसे चाय बनाएगा? सो द पॉइंट इज कि ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि गिव द बेस्ट, है ना, गिव द बेस्ट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, गिव द रिक्वायर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। तो कई बार आपके डिसीजन जो होता है, आप जब डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपको लगता है कि आई नीड टू टेक द बेस्ट डिसीजन, हो सकता है वो बेस्ट डिसीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज वन स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डिसीजन व्हिच माइट नॉट बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दिस फाइव। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा एक वो है कि जैसे मान लो कि एक कभी एग्जांपल भी आया होगा तुम लोग को, अगर कर रहे होगे पुराने पेपर में, कि एक कंपनी के साथ ऐसा सिचुएशन था कि उसका कोई पुराना एम्प्लॉई या फिर प्रोडक्ट या जो उनका जो वेंडर था वो कुछ खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया, जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट खराब चली गई, है ना, एंड उसकी वजह से उनका बहुत लॉस हुआ, एंड दे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसके बाद कि नाउ दे वांट टू रिकवर द लॉस एंड द रेवेन्यू लॉस। तो अब जो उसकी डिसीजन है उसमें ना 5 डिसीजन में 3 ऐसे होंगे जिसमें इमेज टेकओवर की बात की गई होगी, कि जैसे पुराने वाले वेंडर के अगेंस्ट एक नोटिस निकालो, फिर एक पब्लिकली वो क्षमा मांगो, फिर कैसा कैसा कुछ कुछ करो। बट उसमें 2 ऐसे डिसीजन होंगे विच बेसिकली आर देयर टू बूस्ट द रेवेन्यू। तो तुम्हें एक क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको रेवेन्यू बूस्ट करना है, रेवेन्यू मैच करना है, जो लॉस आपको हुआ है वो कंपनसेट करना है। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट टू इम्प्रूव द ब्रांड इमेज, है ना, जो ब्रांड इमेज खराब हुई है उसको हम बाद में इम्प्रूव करेंगे, पहले हमें अपनी रेवेन्यू सेटल करना है। तो आपको ये 3 में से एक तो ऐसा बेस्ट टाइप सा डिसीजन दिखेगा कि भाई इससे तो सारे काम हो गए, है ना, ब्रांड इमेज भी अच्छा हो जाएगा और फिर दोबारा बिजनेस फिर से फ्लोरिश होने लगेगा। नहीं हो सकता, दैट इज नॉट द गुड डिसीजन। Right now the required decision is the one which basically boosts the sale of the company। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं तुम लोगों को? बोलो। yes हाँ, तो आप ये नहीं देखना है कि बेस्ट इज नीडेड, आपको ये देखना है व्हाट इज नीडेड, उसको आपको आइडेंटिफाई कराना है। दूसरा एक ये भी होता है कि इसमें आपको अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं लेके चलना है। कई बार जरूरत भी पड़ता है ऐसे, लेकिन मोस्टली अपनी तरफ से कोई एजम्पशन, जो सिचुएशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान में रख के और फिर उसको डिसाइड करो, तो देखो आपके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अब तक जितनी भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे होगे उसमें 10 से 15% सिर्फ इस बात पे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, when you will see or when you will read the question which is being asked there, the decision is to be made for what problem। अगर आप ध्यान देने लगो तो अपने आप ही आपका डिसीजन मेकिंग का एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ सर।